नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रथम प्रश्न पत्र के भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना पर अपना व्याख्यान दूंगी कि बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा किस तरह की रही। तो हम कह सकते हैं कि बाबर के भारतीय अभियान के समय भारत की जो राजनीतिक दशा थी वो शोचनीय थी। संपूर्ण भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उस समय के भारत की तुलना महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के समय के भारत से की जा सकती है। कहते हैं जिस प्रकार 11वीं और 12वीं शताब्दी में संपूर्ण भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था जिनमें अत्यधिक पारस्परिक ईर्ष्या और द्वेष की भावनाएं थी, उसी प्रकार की स्थिति बाबर के आक्रमण के समय भी थी। अंतर केवल इतना था कि गजनवी और गौरी के आक्रमणों के समय राजपूत राज्य विद्यमान थे, किंतु बाबर का सामना अफगानों और राजपूतों दोनों से ही हुआ था। लेनपुल ने लिखा है कि विजेताओं की जाति अशांतिकारियों की एक भीड़ के रूप में संगठित हो गई थी, जो राज सिंहासन को प्राप्त करने के लिए परस्पर लड़ते रहते थे, परंतु राज्य को संभालने की क्षमता उनमें से किसी में भी नहीं थी। भारत के तत्कालीन शासकों में तैमूर के आक्रमण से भी सबक ग्रहण नहीं किया था। 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण कर अपार धन संपत्ति लूटी थी और भारत में विद्यमान रही सही जो व्यवस्था थी उसको भी समाप्त कर दिया था। तैमूर के आक्रमण के बाद की स्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ और तत्कालीन शासकों ने पारस्परिक ईर्ष्या को भूलकर संगठित होने का प्रयास ही नहीं किया था। बाबर ने स्वयं भी भारत की तत्कालीन स्थिति के विषय में लिखा है कि भारत की राजधानी दिल्ली है। सुल्तान शिहाउद्दीन गौरी के समय से सुल्तान फिरोज शाह तक हिंदुस्तान का अधिकांश भाग दिल्ली के बादशाह के अधीन था। जब मैंने इसे जीता तो यहाँ 5 मुसलमान और 2 काफिर शासकों का राज्य था। यूँ तो पहाड़ी और जंगली प्रदेशों में अनेक छोटे छोटे राजा थे, परंतु बड़े ये 5 ही थे। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि बाबर के भारतीय अभियान के समय राजनीतिक एकता का अभाव था। विभिन्न राज्यों के शासकों को आधार मानकर भारत को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, सिंधु नदी से बंगाल की खाड़ी तक का उत्तरी क्षेत्र, यह क्षेत्र मुसलमानों के अधीन था। द्वितीय, मुसलमानों द्वारा अधिकृत दूसरा क्षेत्र पश्चिमी गुजरात और समीपवर्ती प्रदेश था। और तीसरा, उत्तर और दक्षिण के मुसलमान राज्यों के मध्य राजपूताना था, जिस पर राजपूतों का शासन था और इनका प्रमुख केंद्र मारवाड़ था। और चौथा, सुदूर दक्षिण में विजयनगर राज्य था, जहां हिंदुओं का शासन था। तो बाबर के आक्रमण के समय भारत में जो विभिन्न राज्य हैं उनकी स्थिति किस तरह से रही उस पर अब हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो दिल्ली के बारे में अगर कहा जाए तो बाबर के भारतीय अभियान के समय दिल्ली में लोधी वंश का शासन था, जिसका तत्कालीन सम्राट जो था वो इब्राहिम लोधी था। उस समय दिल्ली सल्तनत की स्थिति अच्छी नहीं थी, उसकी शक्ति में निरंतर ह्रास हो रहा था। शक्ति के कम हो जाने के कारण दिल्ली सल्तनत की सीमाएं भी संकुचित होती जा रही थी। इसी कारण इब्राहिम लोधी जिस समय दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, उसका साम्राज्य दिल्ली, आगरा, जौनपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों तक ही विस्तृत था। इब्राहिम स्वयं भी योग्य शासक नहीं था जो अपनी क्षमता से दिल्ली सल्तनत को शक्ति प्रदान कर उसकी सीमाओं का विस्तार कर पाता। इब्राहिम ने शासक बनने के पश्चात अपने पिता की ही नीतियों का अनुसरण किया तथा अपने पिता के समान ही अफगान भूमिपतियों और अमीरों का उसने दमन करने का प्रयास किया, परंतु इब्राहिम जो था वो अपने पिता के समान योग्य नहीं था। अतः अफगानों ने उसके विरुद्ध संघर्ष करना शुरू कर दिया था। यद्यपि इब्राहिम ने इन विद्रोहों का दमन किया, किंतु इससे संपूर्ण साम्राज्य में अशांति और अव्यवस्था फैल गई। इब्राहिम की इस निरंकुश नीति ने अफगानों में असंतोष की भावना को बढ़ाया और वे सुल्तान को पदच्युत करने का प्रयत्न करने लगे थे। सुल्तान इब्राहिम के चाचा जो आलम खां था, उसने भी इसका विरोध किया और स्वयं को दिल्ली सल्तनत का दावेदार बताने लगा। अनेक सूबेदारों ने भी अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। पंजाब का सूबेदार जो दौलत खां था, बिहार का बहादुर खां था और जौनपुर के अफगान सरदार नासिर खां ने भी इस दिशा में पहल कर ली थी। पंजाब की बात करें तो पंजाब दिल्ली सल्तनत का ही एक अंग था। वहाँ का सूबेदार दौलत खां था। इब्राहिम की निरंकुश नीतियों और उसकी अयोग्यता और दौलत खां की महत्वाकांक्षा के कारण इब्राहिम और दौलत खां के परस्पर संबंध जो थे वो कटु हो गए थे। इब्राहिम लोदी के विरुद्ध
उसने बाबर से भी सहायता लेने का प्रयास किया था और स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इस प्रकार बाबर को अपने भारतीय अभियान के समय उत्तर पश्चिमी भारत में प्रवेश करने में सफलता मिली थी। बंगाल में कहते हैं इस समय हुसैनी वंश का राज्य था। बंगाल में हुसैनी वंशीय शासन की स्थापना फिरोज तुगलक के समय में अलाउद्दीन हुसैन ने की थी। कालांतर में हुसैनी साम्राज्य की सीमाएं उड़ीसा, कूच बिहार तक विस्तृत हो गई थी। अलाउद्दीन हुसैन का पुत्र नुसरत शाह भी अपने पिता के समान एक योग्य शासक था। बाबर ने भी उसकी योग्यता को स्वीकार करते हुए उससे संधि कर ली थी। बिहार की बात करें तो बिहार जो है वस्तुतः दिल्ली सल्तनत का ही अंग था, किंतु वहाँ भी इब्राहिम के शासनकाल में विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। लोहानी के नेतृत्व में यह विद्रोह किया गया था, जिसको दबाने में इब्राहिम लोदी जो था वो असफल रहा था। बिहार निरंतर दिल्ली के शासक के लिए संकट उत्पन्न करता रहा था। जौनपुर भी दिल्ली सल्तनत का अंग था, किंतु वहाँ भी नासिर खां के नेतृत्व में दिल्ली के सुल्तान के विरुद्ध संघर्ष चल रहा था। मालवा की बात करें तो मालवा पर आक्रमण करके खिलजी शासक अलाउद्दीन ने 1310 में उसे दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया था। जिस समय 1398 में तैमूर ने भारत का अभियान किया, तब व्याप्त अव्यवस्था से लाभ उठाकर मालवा में दिलावर खां ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। 1435 में दिलावर खां के वंश के शासन की समाप्ति उसी के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई और मालवा में खिलजी वंश के शासन की स्थापना हुई थी। 1526 ईस्वी में मालवा का शासक महमूद द्वितीय था, जो कि एक अयोग्य शासक था। महमूद द्वितीय को सिंहासन पर बैठाने में राजपूत सरदार मेदिनी राय ने सहायता की थी, अतः महमूद द्वितीय उसके प्रभाव में था। मेदिनी राय ने मालवा में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर राजपूतों को नियुक्त करवाया, जिससे मुसलमान असंतुष्ट हो गए और विवश होकर महमूद द्वितीय ने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह से सहायता लेकर मेदिनी राय पर आक्रमण किया था। कहते मेदिनी राय ने राणा सांगा यानी कि जो कि मेवाड़ का राजा था, उससे सहायता मांगी थी और महमूद को उसने पराजित किया था। इस कहते हैं आंतरिक संघर्ष के कारण ही मालवा की शक्ति को बहुत बड़ा धक्का लगा था। खानदेश कहते हैं ताप्ती नदी की घाटी में बसा एक छोटा सा राज्य था। इस राज्य की स्थापना मलिक अहमद ने बहमनी राज्य के विरुद्ध विद्रोह करके 1365 ईस्वी में की थी। मलिक अहमद कहते हैं एक योग्य शासक था और उसके शासनकाल में खानदेश उन्नति करता रहा, किंतु 1399 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाने के बाद खानदेश का पतन शुरू हो गया था। खानदेश की शक्ति को क्षीण होता देखकर गुजरात राज्य के शासक ने उस पर अधिकार करने का प्रयास किया और दोनों राज्यों के मध्य एक लंबा संघर्ष शुरू हुआ। 1518 ईस्वी में खानदेश के शासक जो था गाजी खां, उसकी मृत्यु हो गई और उसका उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया जाए, इस प्रश्न पर अहमदनगर और गुजरात के शासकों ने खानदेश में हस्तक्षेप किया। अंततः गुजरात का जो शासक महमूद था, वह अपने समर्थक आदिल खां को खानदेश के सिंहासन पर बैठाने में सफल हो रहा। अतः खानदेश पर गुजरात राज्य का प्रभाव भी स्थापित हुआ, जिससे खानदेश की शक्ति क्षीण हुई। 1520 में आदिल खां की मृत्यु हुई और तत्पश्चात उसका पुत्र महमूद प्रथम राजगद्दी पर बैठा, जो कि बाबर का समकालीन था। गुजरात की बात करें तो 1307 ईस्वी से ही पूर्व जो था गुजरात एक स्वतंत्र राज्य था, किंतु 1307 ईस्वी में वह अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति का शिकार होकर दिल्ली सल्तनत का अंग बन गया था। 1398 में तैमूर के आक्रमण से लाभान्वित होकर गुजरात के प्रशासक जफर खां ने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी थी। मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात के राज सिंहासन पर आसीन हो गया था। इस वंश के प्रमुख शासकों में महमूद बेगड़ा, जिसे महमूद बेगड़ा भी कहा जाता है, 1458 से इसका समय है 1511 ईस्वी। उसका पुत्र मुजफ्फर शाह द्वितीय भी थे। कहते मुजफ्फर शाह ने न केवल राजपूतों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया, वरन उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां को शरण देकर इब्राहिम से टक्कर लेने का भी साहस किया था। कहते हैं मुजफ्फर शाह द्वितीय जो था वह बाबर का ही समकालीन था। फिरोज तुगलक ने सिंध और मुल्तान क्षेत्र पर विजय प्राप्त करके दिल्ली सल्तनत में मिलाया था, किंतु तैमूर के आक्रमण के बाद सिंध पुनः स्वतंत्र हो गया था। 1516 ईस्वी में सिंध पर कंधार के शाह बेग अरगो ने अधिकार कर लिया था। कुछ समय पश्चात उसके पुत्र शाह हुसैन ने
मुल्तान पर भी अधिकार किया था। बाबर के आक्रमण के समय सिंध अरबों के ही प्रभाव में था। कश्मीर, कहते हैं कश्मीर जो राज्य है वो पंजाब के उत्तर पश्चिम में स्थित था। 14वीं शताब्दी में कश्मीर में हिंदुओं का राज्य था, किंतु 1399 ईस्वी में हिंदू राजा रामचंद्र की हत्या उसके मंत्री शाह मिर्जा ने की और कश्मीर में मुसलमान शासन की स्थापना की थी। 1420 ईस्वी में कश्मीर का शासक जैनुल आबदीन बना, जो अत्यंत योग्य शासक था। इसी कारण उसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। जैनुल आबदीन एक धर्म सहिष्णु शासक था और इसकी मृत्यु 1470 ईस्वी में हुई। उसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, अतः कश्मीर में भी अराजकता फैलती चली गई। बहमनी राज्य की बात करें तो यह बहमनी जो राज्य है बरार से कृष्णा नदी तक विस्तृत था। इस राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन ने मोहम्मद तुगलक के विरुद्ध विद्रोह करके की थी। दक्षिण भारत स्थित इस राज्य में अनेक योग्य किंतु धर्मांध शासक हुए थे। इन राजाओं का पड़ोसी हिंदू राज्य विजयनगर से संघर्ष होता रहा, जिससे इनकी शक्ति क्षीण होती गई। 1481 ईस्वी में अत्यंत योग्य मंत्री महमूद गवा को मृत्युदंड देने के बाद बहमनी राज्य तीव्र गति से पतन की ओर अग्रसर हुआ और अनेक प्रांतपतियों ने स्वतंत्रता की घोषणा भी कर दी थी। कालांतर में कहते हैं बहमनी राज्य 5 राज्यों बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर में बट गया था, जिनमें पारस्परिक द्वेष था। अतः बहमनी राज्य की रही सही शक्ति भी समाप्त हो गई और अराजकता व्याप्त हो गई। बाबर के कहते हैं भारतीय अभियान के समय ये सभी जो मुसलमान राज्यों के अतिरिक्त कुछ ऐसे राज्य भी थे जहाँ हिंदुओं का शासन था, जिसमें बाबरकालीन प्रमुख हिंदू राज्य कौन कौन से थे उसमें हम बात कर सकते हैं उड़ीसा की और विजयनगर राज्य की। तो उड़ीसा एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रमुख राज्य था। उसकी शक्ति के कारण ही मुसलमान अब तक उस पर अधिकार करने में सफल नहीं हुए थे और बंगाल के शासक दक्षिण में आगे नहीं बढ़ पाए थे। उड़ीसा राज्य अत्यंत शक्तिशाली था, किंतु भारतीय राजनीति में उसकी भूमिका उतनी प्रमुख नहीं थी। इसका कारण उड़ीसा का दिल्ली से बहुत दूर होना था। विजयनगर की बात करें तो ये दक्षिण भारत का एक हिंदू राज्य था जो अत्यंत शक्तिशाली था। हिंदू धर्म के गौरव को बनाए रखने के लिए यहाँ के शासक प्रयत्नशील थे। हिंदू राज्य होने के कारण विजयनगर के शासकों का पड़ोसी बहमनी शासकों से निरंतर संघर्ष हुआ। इसी कारण विजयनगर के शासक उत्तर भारत की राजनीति में उल्लेखनीय भाग लेने में असफल रहे थे। बाबर के अभियान के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कृष्णदेवराय था, जो अत्यंत योग्य और पराक्रमी था। यानी कि बाबर के आक्रमण के समय भारत की जो भी राजनीतिक स्थिति इस तरह की रही, उसका हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। संपूर्ण भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों में पारस्परिक द्वेष की भावनाएं व्याप्त थी और परस्पर संघर्ष होता रहता था, जो कि उनकी शक्ति को कमजोर बनाता था। अतः कहते हैं सैनिक दृष्टिकोण से जो भारत था वह दुर्बल था। भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, जिससे जनता कष्टमय जीवन व्यतीत कर रही थी। तत्कालीन स्थिति पर प्रकाश डालते हुए मजूमदार ने लिखा था कि बाबर के लिए परेशानी की कोई बात नहीं थी, भारत पर मुसलमानों की विजय के लिए एक मंच तैयार था। धन्यवाद।